कल बच्चों हमने सवाल पढ़ा था और पढ़ लिया था। ये हमने कल सवाल किया था किस मेथड के थ्रू? पीरियोडिक के थ्रू। और मैंने आपको होमवर्क दिया था। हो गया था। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में आपने बच्चों बनाना था, इन्वेंटरी अकाउंट बन गया था। यही आंसर आया था कि सारी वैल्यूज रिकॉर्ड करनी थी, ऐसी है। अब बच्चों अब देखो, आप जब साल के एंड पे नॉर्मल लॉस की और अब नॉर्मल लॉस की सारी एडजस्टमेंट करते हो तो जाके आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है 12,500। अदरवाइज नहीं आना। पीरियोडिक में नॉर्मल लॉस की हमने एडजस्टमेंट इग्नोर कर दी थी, याद है? पीरियोडिक में नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट हमने इग्नोर कर दी थी, तब भी हमारा आंसर वही आ रहा था। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट को इग्नोर नहीं करना तो आंसर सही आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल कल क्या निकली थी हमारी? 1,26,500। परपेचुअल में भी कॉस्ट ऑफ सेल क्या निकलेगी? 1,26,500। ठीक है जी। यही हमने कल बनाया था बच्चों। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 18,500 ही आ रहा था। और समझ लगी बात है। अच्छा बच्चों, आज हम एग्जांपल नंबर 18 करनी है, किड्स पार्टी एंड कंपनी। ये बड़ा ध्यान से सवाल समझना। कौन सी पार्टी आ रही है? अच्छा जी, सवाल ध्यान से बच्चों समझना। किड्स पार्टी एंड कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल्स टॉयज। ये बनाती भी है और बेचती भी है। मतलब ये मैन्युफैक्चरर है। ये क्या है? मैन्युफैक्चरर। मतलब ये रॉ मटेरियल लेती होगी कहीं से, उसको प्लांट में डालती होगी, सांचे बनाती होगी और टॉयज बनाती होगी। तो ये रॉ प्लास्टिक कहीं से लेती होगी या कूड़ कबाड़ प्लास्टिक की बोतलें लेती होगी, उसको प्रोसेसिंग करती होगी, उससे फिर आगे किसी प्लांट में डालती होगी और उसको सांचों में कन्वर्ट करती होगी और वो खिलौने बन जाते हैं। तो पॉइंट समझ आ रहा है? तो इसके पास इस दुकान पे सिर्फ एक ही तरह के खिलौने होंगे? इसके पास कई तरह के खिलौने होंगे। इसका मतलब है इसकी इन्वेंट्री में सिर्फ एक तरह की चीजें नहीं होंगी। इसकी इन्वेंट्री में सिर्फ एक तरह की चीजें नहीं होंगी। ओके। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग फोर ऑफ इट्स इन्वेंट्री आइटम एज ऑन 31 दिसंबर 2017। टॉय कार्स। बात किसकी हो रही है बच्चों? इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या है? जो चीजें सेल होने से बच जाएं। तो ये कौन सी चीजें होंगी जो बच गई होंगी? ये सेल होने से बच गई। यहाँ तक की बात सुन लगी। टॉय कार्स कितनी बच गई हैं? आवाज नहीं आई। 10,000। हर एक टॉय कार कितने रुपए की ली थी? 1250 की तो हमने परचेज की होगी या बनाई होगी? और पॉइंट समझ लग गया? मतलब हमारा पल्ले से इतना खर्चा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? अगर मसला ये है कि अब मार्केट में उसको बेचेंगे तो कितने की सेल होगी? तो सेल प्राइस ज्यादा है कि कॉस्ट ज्यादा है? कॉस्ट ज्यादा है। रिकॉर्ड किस पे करेंगे? कॉस्ट पे। लोअर ऑफ कॉस्ट पे। लेकिन क्या ये एनआरवी है? अभी तो हमें ये नहीं पता। अभी हमें नहीं पता ये एनआरवी है, क्योंकि एनआरवी के लिए क्या क्या देखना होता है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ पैगी मौत, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ
एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन में क्या क्या आता है? पैकिंग, रिपेयरिंग, पेंटिंग। और सेलिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? कमीशन, एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन। यहां तक की बात लगी। बैड डेट्स कहाँ आते हैं? चीजें बेची, उस बंदे से पैसे लेने थे, वो भाग गया, नुकसान हो गया, तो वो सेलिंग कॉस्ट में आएगा कि कंप्लीशन कॉस्ट में आएगा? एनआरवी की कैलकुलेशन में ये सेलिंग कॉस्ट में आएगा कि कंप्लीशन कॉस्ट में आएगा? पैगी मौत, पैगी मौत, पैगी मौत, पैगी मौत। ये दोनों में से भी कहीं पे भी नहीं आएगा। अकल आ रही है? आई का पेपर में पॉइंट दे देगा और तुझे को ओए ये तो सने पढ़ाया ही नहीं, इन्हों कितने ना कितने तो फिट करना है। फिर आएगा तो मार्च तो चुक के मई से फिट करेगा। मैं F5 का बटन दबाता रहूंगा, आपको रिफ्रेश करता रहूंगा, भूलने नहीं दूंगा। क्या? हर मार्च के बाद मई है। ठीक है जी। मार्च जो है वो एक मुबारक महीना है, उसमें पास कर लो। ठीक हो गया। मैं नहीं चाहता कि एक रोजा ऐसा गुजरे जिसमें आप रोते रहें। वाह, क्या बात है, क्या बात है। पहुंच गया रिजल्ट सीधा। यानी कि पेपर जो कीता है तुझे पता सही कीता है, रिजल्ट पता नहीं क्यों बुरा आया है पेपर जो नहीं तुझे पता तू क्या कीता है। अच्छा जी, बारह। तो प्रूडेंस कंसेप्ट बच्चों ये कहता है कि पेपर में रोलें। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है? कि पेपर नहीं होया सही, रिजल्ट वाले दिन रोने से पेपर में रोना बेहतर है। अच्छा जी, बारह। टॉय कार्स की बात करते हैं बच्चों। कितने यूनिट पड़े हुए थे? कितने के बनाए थे? अब कितने के सेल हो सकते हैं? क्या यही एनआरवी है? नहीं, अभी नहीं पता। अब आगे मजीद पढ़ेंगे कुछ तो पता चलेगा। अब पहला पॉइंट देखते हैं जी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल, नंबर वन। अच्छा, ये फिलहाल सिर्फ हम टाई कार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बाकियों को बाद में देखेंगे, कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये जनरेशन ऐसी है ना कि जेरी शायद ध्यान दे उधर नहीं दे रहे होंगे, कि सज्जे कभी देख रहे होंगे। तो इस वक्त मिटाया कि भैया इधर ना देखो। पॉइंट नंबर वन, ए सेल्स ऑर्डर फॉर 3,000 टॉय कार्स एट द रेट ऑफ 1100 पर यूनिट इज इन हैंड। इसका उर्दू में तर्जमा करें, हाथ के अंदर क्या है? लिखा हुआ इन हैंड। अंग्रेजी है ना, पढ़ो जरा, शाबाश। उर्दू में तर्जमा करो, क्या कह रहा है? उर्दू तर्जमा ही नहीं आ रहा। हाँ जी। कितने टॉयज हैं? 3,000 टॉय सेल हो सकते हैं, कितने के? वैसे कितने के सेल हो रहे हैं? तो इस ऑर्डर का मजा डालें, ये तो उससे सस्ता पड़ रहा है। मैं नॉर्मल मार्केट में सेल करें, कितने की सेल हो जाएगी? ये कितने रुपए दे रहा है? तो अक्लमंद बंदा क्या करेगा? इसको ये चीजें नहीं बेचे। इस ऑर्डर का हमने कख भी नहीं कर। लेकिन अभी हौसला, अभी हौसला। हो सकता अगली लाइनें कुछ और ही बता रही हैं। अगर तो स्टोरी यहां तक है तो फिर ये ऑर्डर कैंसिल। ये ऑर्डर है, मार्केट में कितने की सेल हो रही है गाड़ी? 1,200 की। ये कितने पैसे दे रहा है? हम कहेंगे भाईजान हमने आपको नहीं बेची। हजम शुद। आगे पढ़ते हैं। द रिमेनिंग यूनिट्स, अब रिमेनिंग यूनिट्स कितने रह जाएंगे? 7,000 यूनिट्स की बात कर रहा है। ये कैसे पता चला? कितना माल पड़ा हुआ है? कितना ये वाला है? क्या ये सेल हो चुका है? यह भी सेल नहीं हुआ। ये भी सेल है, क्योंकि अगर ये सेल हो चुका होता तो फिर यहाँ पे टॉय कार्स की इन्वेंट्री में
10,000 यूनिट नहीं होने चाहिए। पॉइंट समझ लग गया? अच्छा बराबर। कितने यूनिट बाकी बच जाएंगे अगर ये ऑर्डर कंप्लीट कर दें हम? 7,000। कैन बी सोल्ड एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस आफ्टर इनकरिंग सेलिंग कॉस्ट ऑफ 150 रुपया। NRV क्या आएगी? 1,050। बस दो तीन बच्चे बोले हैं, बाकी सारे फौत हो गए। मुर्दा निकला कब्र जो। हाँ जी, ये 1,050 कैसे आया? भाई नॉर्मल हालात में 1,200 की सेल होती है, लेकिन उसको बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा? 150 रुपया लगाना पड़ेगा। किस चक्कर में लगाना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन हो सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं, खिलौनों में कौन से डॉक्यूमेंटेशन आएंगे? मतलब वो हो सकता है कैश ऑन डिलीवरी, वो बाइक वाला गाड़ी लेके घर जा रहा है और वो होम डिलीवरी कर रहा है, उसमें कितना खर्चा आ रहा है जी? 150 रुपये। हजम शुद्ध। तो हमारी जेब में कितने पैसे आएंगे? 1,050 है। अब आपको ये ऑर्डर जो था 3,000 वाला, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा क्यों लग रहा है? इसमें हमें कितने पैसे मिलेंगे? अच्छा, वो 150 रुपये का खर्चा इसके अंदर क्यों नहीं है? वो 150 रुपये की जो सेलिंग कॉस्ट है, वो इस ऑर्डर के अंदर क्यों नहीं है? वो उसने 150 के बारे में बताया है फॉर रिमेनिंग यूनिट्स। मतलब वो जो ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है, वो बंदे कह रहे हैं भाईजान हम तुम्हारे गोदाम से आके माल उठा के लेके जाएंगे, तुम्हें 150 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें गोदाम से माल उठाएंगे, तुम्हें पैसे दे देंगे। कितने? और बाकी जो यूनिट बेचेंगे 1,200 तो मिल जाएगा। स्यापा क्या है, उस पर 150 लग भी जाएगा। हजम शुद्ध। अब मसला ये है, आप बना रहे हैं बैलेंस शीट। क्या बना रहे हैं? आपने इन्वेंट्री की वैल्यू को बैलेंस शीट में लिखना है। बताओ टॉय कार्स की क्या वैल्यू हम बैलेंस शीट में लिखें? टॉय कार्स की क्या वैल्यू है जो बैलेंस शीट में लिखें? अकल इस्तेमाल कर लें, जितनी हो सकती है इस्तेमाल कर ले, शाबाश। हाँ भाई, कितने यूनिट्स को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? 3,000 का क्या करेंगे? 1,100 पे रिकॉर्ड करेंगे। देखो, असल तरीका यह है बच्चों, इन 3,000 को और 7,000 को लहरा लिखो, और कॉस्ट दोनों की सेम है। कैसे पता लगा? नहीं, ऊपर वालों की कम नहीं होनी चाहिए। क्यों सेम है? वो ऊपर वाले तो डैमेज नहीं है। दोनों तरह की कारें सेम अमाउंट पे तैयार हुई हैं, या किसी में ज्यादा किसी में कम खर्चा लगा? सेम पे लगी, ऐसी है। अब NRV की बात करते हैं। ऊपर वाली 3,000 जो कारें हैं वो 1,100 की हैं, और नीचे वाली 1,050 की हैं। इसमें से लोअर वैल्यू कौन सी है? 1,100 और 1,050, ये दोनों लोअर नहीं है। अब क्या करें? लोअर वैल्यू से यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दें। 3,000 को मल्टीप्लाई करें 1,100 से, है, और 7,000 को 1,050 से, है। टोटल अमाउंट। ये फिगर फाइनल होगी बेटो। 10650 000। अब बोलो तो सही। हजम शुद्ध। आसान था मुश्किल था? आसान था ना? चलो बच्चों, अब टॉय कार्स गायब, क्योंकि उसका जो कर सकते थे वो हमने कर लिया। अब किसकी बारी है?
पूरी जिंदगी वेख्या तो है कोई नहीं डॉल हाउस। चलो पढ़ते लेने कम से कम। पहला पॉइंट हो गया बच्चों। अब डॉल हाउस है और उसके साथ पॉइंट नंबर 2 है। पढ़ें, जो कुछ समझ आता है करें, और मुझे फाइनल फिगर बताएं जो बैलेंस शीट में जानी चाहिए। क्या जुगाड़ लगाएं? देखिए टोटल आपके पास डॉल हाउस कितने हैं? 5,000। कितने हैं जी? 5,000। तो बच्चों 5,000 के दो टोटे करेंगे। 5,000 के दो करेंगे, तीन टोटे। तीन टोटे करेंगे, कौन कौन से? 1,000 टोट। 1,000 फिर 800 फिर 3,200, ये बात समझ आ गई। अच्छा, तीनों की कॉस्ट सेम है या डिफरेंट है? तीनों की कॉस्ट सेम है या डिफरेंट है? सेम है। डिफरेंट कितने क्या है? सही से दसो। और डिफरेंट कितने क्या है? कौन बात नहीं होनी। हाँ, बोला ना। नहीं नहीं, डिफरेंट बोला था पहले आपने। अच्छा जी। सेम क्यों है बच्चों? आप आपके दिमाग में कीड़ा है? ये डिफरेंट है। वो कीड़ा मारना चाह रहा हूं मैं कि क्यों ये डिफरेंट है। कैसे आया दिमाग में? कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मैं बार बार बता रहा हूँ, आप फ्यूचर में बढ़ जाते हो। मैं कॉस्ट पहले कंफर्म करता हूँ कि कॉस्ट का मतलब क्या है। पकड़े मत पकड़े। दुनिया जहां जिन्हें अरबा स्टूडेंट ने मिर्जा गालिब ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ? ਤੂੰ ਲਾਗਤ ਦੀ ਜਾन ही नहीं ਛੱਡਦਾ कि तेरे तो ਬਹੁਤੀ लागत नहीं आ गई कितने? है? खर्चे आ गया। अच्छा नहीं, मुझे बताएं, ये जो 1,800 है, ये वो खर्चा है जो फ्यूचर में होना है, या वो खर्चा है जो माजी में हो चुका है? तो जो खर्चा माजी में हो चुका है वो कैसे चेंज हो सकता है? और बोलो तो सही। इस वक्त कोई यूनिट डैमेज हो गया, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसका माजी में हुआ खर्चा चेंज हो गया? वो माजी में हुआ खर्चा तो नहीं ना चेंज हो सकता। नई बात समझ आ रही? आप एफएससी प्री मेडिकल कर रहे हैं, उसके बाद मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सके, आप सीए में आ गए, तो इससे यह साबित होगा कि मैट्रिक का खर्चा चेंज हो गया? ये साबित तो नहीं होगा। हाँ, फ्यूचर का खर्चा चेंज हो सकता है कि मेडिकल कॉलेज में चले जाते तो खर्चा कुछ और होना था, अब सीए में आ गया तो खर्चा कुछ और होगा, लेकिन होगा फ्यूचर। माजी में जो हो चुका है वो चेंज नहीं हो सकता। ये आपको कई दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रही कि ये 1,800 जो कॉस्ट है, ये कौन सी कॉस्ट है? ये वो है जो लग चुकी है। एक चीज आपने बनाई, 1,800 रुपया लगा के, वो सही बन गई, अच्छी बात है। लेकिन फिर वही चीज बनाई लेकिन वो खराब बन गई। इसका ये मतलब है कि पीछे जो खर्चा लगा था वो चेंज हो गया? वो तो चेंज नहीं हुआ। और बोलो तो सही, वो खर्चा चेंज नहीं हुआ। तो अगर कोई यूनिट डैमेज हो गया है, चोरी हो गया है, या सही निकल आया है, तीनों के ऊपर होने वाला खर्चा क्या है? सेम है, क्योंकि वो माजी में हुआ था। कब हुआ था? माजी में हुआ था। फ्यूचर में आप जो मर्जी करें, माजी के खर्चे चेंज कभी नहीं हो सकते। हाँ सब ठीक है। समझ आ रही बात? पेंसिल ही जान छड़ दे, नवी पेंसिल आ रहा। अब पता नहीं कितने लोगों ने चूसी होनी। हॉस्टल में यही पेंसिल पई होंगी। अच्छा जी। अब डॉल हाउस इंक्लूड 1,000 डिफेक्टिव यूनिट्स विद नो स्क्रैप वैल्यू। अब मसला ये है कि ये जो 1,000 यूनिट है उसकी एनआरवी क्या है? 0। स्क्रैप वैल्यू का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि 1,800 का खर्चा लगा ही नहीं था। वो लग चुका था, वो यूनिट बने थे तो उनको यूनिट कह रहे हैं। तो समझ लगी ना? भाई 1,000 यूनिट यूनिट थे तो उनको यूनिट कह रहे हैं ना। तो यूनिट कैसे थे? बने होंगे तभी तो थे। तो बने होंगे तो खर्चा आया होगा। अब उसका बेड़ा गर्क हो चुका, वाला था बात, लेकिन थे तो सही।
नहीं बात समझ आ रही? अच्छा जी, 20% ऑफ द रिमेनिंग डॉल हाउस आर डैमेज। कितने यूनिट डैमेज हो गए? 20% किसका लेना है? 5,000 का क्यों नहीं लेना? तो 5,000 का 20% नहीं लेना। कब 5,000 का 20% ले सकते थे? है? जब उसने रिमेनिंग ना लिखा होता तो फिर क्या लिखा होता? टोटल लिखा। अंग्रेजी समझ आ रही? कि ऐसा भी हो सकता है आई कैप आपको सवाल दे लेकिन वहां पे टोटल लिखा हो, किसी को नहीं 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 4,000 दे 20% लेना, क्योंकि क्लास है सवाल की था। अंग्रेजी समझ आ रही है? आई कैप थोड़ी बहुत अंग्रेजी चेंज करेगा तो थोड़ा सॉफ्टवेयर सारा क्रैक हो जाना थी। ਤੁਹਾਨੂੰ कहना ही यार 800 आंसर आ रहा है क्लास ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ रहा सर? ਇੱਥੇ नहीं आ सकता। 800 ही लिखांगे। ठीक है जी, तो थोड़ा सा अंग्रेजी पे फोकस करें बच्चों। आई क्या सवाल यही उठाएगा लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंज करें। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है। 20% ऑफ द रिमेनिंग डॉल हाउसेस आर डैमेज एंड कैन बी सोल्ड एट 50% ऑफ द कॉस्ट। अच्छा जी, अब बताएं जी, ये जो 800 यूनिट है किस रेट पे सेल हो जाएंगे? 900 पे सेल हो जाएंगे। ये 900 कहाँ से आया? उसने कहा कॉस्ट का 50%, इतने पे सेल हो जाएंगे। अच्छा जी, बाकी 3200 का क्या करें? ये किस पे सेल होंगे? 1800 पे। दो फिटे मुत थोड़े तो चलो 2700 पे सेल होंगे, बताया भी है सवाल में। ये किस पे सेल होंगे? 2700। समझ आ गई है? अगला काम क्या करना है बच्चों? लोअर का कॉलम बनाएंगे। अब इन दोनों में से लोअर का कॉलम कौन सा है? पहले वाले में बताओ 0, दूसरे वाले में बताओ 900, तीसरे वाले में बताओ 1800। और समझ लगी बात है? अब निकालेंगे वैल्यू। वैल्यू कैसे निकालेंगे? यूनिट्स को, ये यूनिट्स हैं, यूनिट्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो क्या आंसर आएगा? 1000। 1000 मल्टीप्लाई 0, 1000 है। ये कैसे? हजम नहीं होती बात। चलो 800 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्या आंसर आएगा? 7,20,000। 3200 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्या आंसर आएगा? 57,60,000। टोटल कर लें 64,80,000। सबका आंसर आ गया। और कुछ कुछ पल्ले भी पै रहा है कि बेड़ा ही गर्क हो रहा है। क्या बच्चों इसको हम कॉस्ट कह सकते हैं? ये कॉस्ट नहीं है, ये क्या है? वैल्यू है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालें तो कैसे निकलेगी? कितनी है? 1800। दो फिटे मत तो 4,000 को 18,000, 1800 से मल्टीप्लाई दो फिटे मुझे करी फिर चवल हट। मतलब वो मनने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ही नहीं, कहना नहीं यार तो खर्चा 0 है, तो जितना मर्जी समझाओ। कितना आंसर आएगा जी? 5,000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? क्या आंसर आएगा? 90 लाख। ये क्या है? ये वो खर्चा है जो हम कर चुके, लेकिन इसको बैलेंस शीट में नहीं लिखना। बैलेंस शीट में किसको लिखेंगे? वैल्यू। और वैल्यू क्या होती है? लोअर ऑफ कॉस्ट आर। समझ आ गई सबको? डॉल हाउस हो गया जी बच्चों। अब किसकी बारी है? किसकी बारी है जी? स्टफ टॉयज की। स्टफ टॉयज के साथ बच्चों कौन सा पॉइंट फिट होगा? पॉइंट नंबर 3। पढ़ो और करो।
हम्म। अभी हो गया पॉइंट। अच्छा जी, बताएं जरा, कितने आपके पास स्टफ टॉय पड़े हुए थे? 1850। हर एक कितने का बना था? अब कितने का सेल कर सकते हैं? पहली मौत। अच्छा जी, स्टफ टॉयज कॉस्टिंग 4,20,000 वर एक्सीडेंटली डैमेज। अब हमने देखना यह है कि ये 4,20,000 के अंदर कितने टॉयज होंगे। 350। ये 350 कैसे निकाला आपने? देखो, उसने वर्ड यूज किया कॉस्टिंग। क्या वर्ड यूज किया है? कॉस्टिंग। वैल्यूइंग वर्ड यूज नहीं किया। क्या उसको वैल्यूइंग के स्पेलिंग नहीं आते होंगे? आते होंगे। तो ये बात करें 4,20,000 का खर्चा जिन पे आ चुका है, तो 1 यूनिट पे कितना खर्चा आता है? तो हम देखेंगे बच्चों, 4,20,000 के अंदर कितने यूनिट हो सकते हैं? 350। ये 350 कैसे निकला? 4,20,000 को क्या करेंगे? 1200 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट का खर्चा 1200 है। तो देखो, आई का सिरा से तो ये भी कह सकता था कि 350 डैमेज हो गया, लेकिन उसने नहीं कहा। वो लेजेंड्स तलाश करना चाहता है आपके अंदर। तो लेजेंड्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को? तो आपस में एक दूसरे को नजर आ रहे होंगे, बल्कि फील भी हो रहे होंगे कि मैं ही है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन नालदे को पता क्या ही है। तेरी मेहरबानी। मेरे को क्लास सुबह 60 रुपये ला ली, तो जाके चाह पी ली। भुखिया चाह से नजर रखी है। ਹੁਣ पता नहीं मैंने हजम होनी है कि नहीं होनी। 70 की आती है? मतलब वो भी नहीं लै सकते तुम? देना मैं तुम ठहर। तू ना याद कर, ऐसी सोच कि नहीं पैसे देते, मैं मंगे भी ऐसे नहीं देते। अच्छा जी, अब 350 टाई क्या हो चुके हैं? डैमेज हो चुके हैं। क्या सप्लायर ने डैमेज किए? सप्लायर ने डैमेज किए होते तो हम उसको वापस कर देते। ये किसने किए हैं? हमने। नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? सप्लायर। हम ही करेंगे। एंड आर बियॉन्ड रिपेयर। रिपेयर भी नहीं हो सकते। अगला पॉइंट, केपीसी। अब ये केपीसी कौन है? अला चेक। कसम, तेरा हजे भी कीड़ा नहीं मरा। आई क्या बहुत कोशिश कर रहा है कि बच्चों को ये सिखा सके कि भाईजान एक एक चीज केयरफुली पढ़ा करो। तो क्या, नहीं सर, मैं हजे भी हवा आती है हमारा। ठीक है जी। मैं आपको आई कैप की एक आदत बता चुका हूं, अच्छी है या बुरी है ये मुझे नहीं पता। आई कैप सिर्फ पहली दफा नाम बताता है, दूसरी दफा नाम, और पहली दफा ब्रैकेट में बता भी देता है कि मैं अब फ्यूचर में इसको क्या कहूंगा। वो कहता मैं बार बार नाम नहीं लिखूंगा। हजम शुद्ध। तो वो इतना केयरफुली चीजों को लेके चल रहा होता है। तो केपीसी प्लान, ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे आया कि यार केपीसी पता नहीं कौन सी है। तो ये पेपर तो बाद मैंने कह रहे सर वो सवाल में पता नहीं अजीबोगरीब बात की थी, केपीसी। केपीसी पता नहीं कौन था। और समझ आ रही है वो कौन था? हाँ जी। केपीसी प्लान टू सेल दीज टॉयज एज स्क्रैप। कबाड़िए को बेच देंगे। किसको बेच देंगे? कबाड़िए को। लोहे लैलन तो पतीसा। वो बात आ रही है। ये आपको फीलिंग भी आनी चाहिए जब आप ये लफ्ज पढ़े। क्या लिखा हुआ है? स्क्रैप। प्रोसीड फ्रॉम सच सेल आर एस्टिमेटेड एट। कबाड़िया भी बड़ा अमीर है। कितने पैसे दे रहा है? 1,75,000 रुपये दे रहा है अगला। सिर्फ पतीसा नहीं दे रहा। अगला पॉइंट, एंड सेल वुड रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ। और कबाड़िया आपके घर नहीं आएगा, आपको कबाड़िया के पास जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कबाड़िया अमीर है। हजम शुद्ध। हाँ जी।
तो बच्चों 350 यूनिट हो गए डैमेज। ओके, 350 यूनिट की एस्टिमेटेड सेल प्राइस निकाल सकते हैं? निकालें, कैसे निकालेंगे? 1,75,000 को क्या करेंगे? माइनस। मैं की पूछा है? अंग्रेजी अंग्रेजी तो ध्यान कर। मैं की पूछा है? जिन्ना टाइम तू पफ बांध लग करता पिया ना, उन्हें तो पढ़ने ला। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ बेहतरीन बच्चे वो पिछली नुक्कड़ च लगे ने, वो अपनी दुनिया च मगन ने। ना उन्होंने बाल बाल की होश है, तो ना उन्होंने क्लास की होश है। वो अपने बिटकॉइन खेडन ने। हालात चेक करो इस कौम के। माँ प्यो ने मुल्तान तो लाहौर कर लिया, लाख रुपया दे के आला पुत्र जाके सीए कर, वो इतने आके बिटकॉइन के मशरे दे रहा है कि मैं तो ऐसे अमीर हुआ था। हाँ जी, एस्टिमेटेड सेल प्राइस क्या आएगी? 500। और एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट? है। मैं की पूछन दिया, ध्यान नाल ध्यान नाल। 18। और समझ आ गई है? वो 18 कितों आया? ट्रांसपोर्टेशन को किस पे क्या कर दिया? 350 पे डिवाइड कर दिया, पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट आ गई। एनआरवी निकाल सकते हैं कैसे? 500 में से 18 माइनस कर दें, क्या आंसर आएगा? ये 482 एक और तरीके से भी आ सकता था। क्या तरीका था? 1,75,000 में से 6,300 माइनस कर दें, फिर क्या करें? 350 पे डिवाइड कर। तो एक ही चीज को निकालने के कई तरीके। किसी ने इस तरीके से किया होगा, किसी ने दूसरे से किया होगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, अगर आपने दूसरे तरीके से किया है, ओके, अच्छी बात है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जिसने आपके तरीके से डिफरेंट किया है आप उसको गालियां निकालना शुरू कर कि तेरा तिहाई गलत। चलो आप बिटकॉइन सेल करिए। और समझ आई बात है? अच्छा, अब इस 482 का क्या करें? 1850 के होंगे दो टोटे। 350 और 1500। 350 की कॉस्ट क्या है? 1500 की कॉस्ट क्या है? 350 की एनआरवी क्या है? और 1500 की एनआरवी क्या है? दौर खटे मुत तेरे दे। तीसरी बारी मैं समझा दिया आज की तारीख। अरे पिछले हफ्ते जो मैं पता नहीं कितनी बारी समझाया। अब निकालनी है वैल्यू। अच्छा पहले लोअर बताएं, लोअर वैल्यू कौन सी है? यहाँ पे 482 और यहाँ पे 1200 है। अब निकलेगी वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। है? आवाज आई है, कोई नहीं सुनानी। तो आप बुक का सोल्यूशन देख के जवाब दे रही, मतलब ए चैम्बर। वो अच्छा ये भी पहुंच गए और ने देखा है। या अल्लाह माफ कर दे। अपना पता कोई नहीं। एस बीबी को इना टाइम है, दूसरा तो नहीं ध्यान रख के बैठी हुई है। दादी अम्मा, दादी अम्मा का ही काम होना ना बच्चों का ध्यान रखे। वाह, हम बुक की जस्टिफिकेशन, मतलब बुक ਨੂੰ ਵਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਵਾੜਦਾ। हाँ जी, 350 × 482 है 16। मतलब ਤੁਹਾਡੇ को सीधा सीधा बोलिया नहीं गया। ਤੇ बोर्ड के कमरे ने तो बड़ा नहीं देना तेन। मैं चल ब्लडी जूनियर दफा, तेरे देना कि महीने पर 50,000। 1500 × 1200।
टोटल 19 लाख। अच्छा जी, अब बताएं जी किताब में क्या स्यापा है, किताब में क्या मसला है। यही हमने निकाला है। हाँ, अभी किताब में क्या गलती है। क्या। ये 1200 किससे मल्टीप्लाई, 350 किससे मल्टीप्लाई हुआ है, और ये 1500 किससे मल्टीप्लाई हुआ है। तो गलती दसो ना। उसने 1900 से किया है। 1900 से कैसे कर दिया उसने। क्या उसने 1900 से मल्टीप्लाई किया है? हाँ जी। गलती 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 ढूंढे। और ऊपर नु मारो गोली। उसने बताया है कि मैंने 350 यूनिट को किससे मल्टीप्लाई किया और 1500 यूनिट को किससे मल्टीप्लाई किया, उसने बता दिया है। वो तो किताब नहीं पढ़नी आ रही थी, मेरा क्या कसूर है। वो बता रहा है भाईजान के 350 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है और 1500 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है। हजम शुद्ध। तो बच्चों सोल्यूशन को ना देखो, अपना पहले दिमाग इस्तेमाल कर लो। लो जी, स्टफ टॉयज भी गए। स्टफ टॉयज गए। अब पीछे क्या रह गया। नहीं बोलना आना तो कम से कम गूगल को पूछ लिया करो। छोटे पुराने से नाम ना नया कर। मिनिमम। चलो जी। अब बच्चों ऊपर वाली लाइन और ये पॉइंट नंबर 4 पढ़े शाबाश। हो गया सबसे। रह गया है। अच्छा जी, बताएं अब इसमें क्या करेंगे। कितने कॉस्ट्यूम पड़े हुए हैं। 870। कितने पड़े हुए हैं जी। 870। कितने टोटे करेंगे। दो। कौन कौन से। 522 और ये कैसे टोटे किए। 60% किया। 522 आया। तो बाकी का फिर 40% होगा। हाँ। तो खोते हो। ये यार 60 है तो उतला 40 होएगा कि 35 होएगा। कहते नो सर। मतलब छोटे मोटे भी नहीं, प्रोफेशनल खोते। अच्छा जी, कॉस्ट। कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। इनकी 1500 और इनकी 1500। एनआरवी 348 यूनिट की एनआरवी। 1350। और 522 की 1400। नई बात समझ आई। अब लोअर वैल्यू 1350 और 1400। वैल्यू 4 लाख। 7 लाख। 12 लाख।
अच्छा जी। तो समराइज पॉइंट की किसको समझ नहीं आई और किसको समझ नहीं आई? क्यों? ऑल मीनियन कॉस्ट्यूम्स हैव मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट एंड कैन बी सोल्ड इन द प्रेजेंट कंडीशन एट 1350 पर यूनिट। ओके। However, 61 units can be rectified at cost of 200 per unit, after which they can be sold for 1600 पर यूनिट। तो 1600 आपकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है और 200 रुपये आपकी क्या है? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेलिंग कंप्लीशन। ठीक है जी। तो वो 1400 बन जाएगी। और बाकी 40% यूनिट को हमने 1400 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? इनको भी तो 1400 से करना चाहिए ना। हाँ, उसने कहा कि ये 348 ठीक नहीं हो सकते। ये 348 ठीक नहीं हो सकते, इसको ऐसे ही सेल करना पड़ेगा। बाकी ठीक हो सकते हैं। अच्छा, अगर बाकी ठीक हो सकते हैं और ठीक होने के बाद आपको 1200 रुपये कमा के देंगे तो फिर मतलब 522 यूनिट ठीक हो सकते हैं। ओके। कितने रुपए के सेल होंगे? 1600 के। लेकिन ठीक करने का खर्चा 400 रुपया है। तो एनआरबी फिर क्या आएगी? तो फिर 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे। तसल्ली से सोचो। क्या आपके अंदर कोई एक भी अक्लमंद बच्चा है? और, और मैं चेंज किया खोत्या कि अगर आई कैप ये कर दे, उसे कहोगे नहीं 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 200। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कुछ ही बोलो। फिर फिटे मुझ थोड़े सारे ये थोड़े हालात ने मतलब लित्तर मारे तुम दुम्बा बना के फिर वड्डी ते पका ले। तो खोते हो, अगर किसी चीज को ठीक करके आपको 1200 मिल रहा है और ठीक ना करके आपको 1350 मिल रहा है, दर फिटे, तो फिर क्या करें? ठीक ना करें। इसलिए जो आज ठीक नहीं है, माँ पे कहते हैं रहन जी रहने दो, क्योंकि तो ठीक करने तो बहुत खर्चा है ना। नहीं समझ लगी? मतलब हैरान होता है ना कि यार मेरे माँ पे मेरे तो ध्यान क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो लगता है भाईजान ये तो ध्यान देने का मतलब अलग ही है, बाकी सारे तो फ्यूचर बढ़ जाना ये तो ध्यान देता। लिहाजा इन्हू इंज ही रहन दो। ये कहता मैं आस्ट्रेलिया जाना है, इन्हू इतने रखो, पत्तों की गलो इन्हू बल्कि जाके आलू बीजे। छोटे भैन भरावां नूं पढ़ाना और तो खर्चा किन्ने का लाना है? वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बच्चों, अगर इसको ठीक करके जेब में कितने पैसे आने हैं? 1200। और खराब बेच दें तो कितने आने हैं? तो फिर क्या करेंगे? सारे यूनिट खराब हालत में बेचेंगे, ठीक करने की जरूरत नहीं करें। आप कह रहे 1200 से मल्टीप्लाई कर दें, तो भाई नहीं करेंगे, रेक्टिफाई नहीं करेंगे, बात ही खत्म होगी। अकल आ गई है कि अगर पेपर में आई कभी इस तरह से हरकत कर दे कि 200 के बड़े 400 लिख दे, तो ही तो 1200 में मल्टीप्लाई करोगे। हालांकि उसने बताया है कि रेक्टिफाई किए बगैर अगर आप बेचोगे तो कितने के सेल हो जाएंगे? तो फिर 1350 का बेच दो ना, 1200 का क्यों का बेच रहे हो? हजम शुद्ध। गिने का टाइम हो गया। ओए, अपने यार वेला ये तेन हर इंपॉर्टेंट मौके से जलील कराते हैं। समझ लगी? तेरी मेहरबानी उन्होंने बदल। अच्छा जी। AK लिमिटेड फॉलो ए परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। कौन सा सिस्टम? पहली लाइन में बता दिया उसने। परचेज अकाउंट बनेगा। क्यों? परपेचुअल में कैरेज इनवर्ड। क्यों? नॉर्मल लॉस।
रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? अब नॉर्मल लॉस, एनआरवी एडजस्टमेंट, एनआरवी एडजस्टमेंट वो क्या होती है? पता नहीं क्या होती है। एनआरवी एडजस्टमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। परपेचुअल में कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ करना पड़ना है। एनआरवी लॉस हो जाए, नॉर्मल लॉस हो जाए, नॉर्मल लॉस हो जाए, जो मर्जी हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, जो मर्जी हो जाए, सब कुछ रिकॉर्ड करना पड़ना। हजम शुद्ध। वो तो पीरियोडिक है, जिसमें कुछ जो रूटीन के काम है वो ना भी करे तो खैर। ठीक है जी। भरत, अच्छा जी, इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 15, कितने यूनिट पड़े हुए हैं? अमाउंट कितनी है? ये बच्चों पर यूनिट है? नहीं है। कैसे पता लगा, कैसे पता लगा? अगर पर यूनिट होती तो क्या लिखा होता? अमाउंट पर यूनिट। हर मार्च के बाद मई है तेरा। मैं इन्हें महीना तो नोट कर रहा, तेरा कभी पहली टाइम सही जवाब नहीं होता। सोच, बात बहुत गहराई की है। पहली अटेम्प्ट में तुम्हारा जवाब। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, तो अब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है कि ओपनिंग इन्वेंट्री है? ये तो 31 दिसंबर है। क्लोजिंग है कि ओपनिंग है? ओपनिंग कैसे है? 31 दिसंबर लिखा हुआ है। पिछले साल ही आई क्या? आपकी चपलें चेक कर रहे हो कि कैसे कैसे घुमा घुमा के सवाल दे रहे हैं? उसने यहाँ पे क्या लिखा है? वो चाहता तो 1 जनवरी लिख सकता था, लेकिन उसने क्या किया? 31 दिसंबर लिखा, ताकि वो लेजेंड्स जरा छान बूरा करके ना साइड तक करा। समझ आ रही है? तो ये बेसिकली ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि हर ओपनिंग स्टॉक पहले क्या था? क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉक था कि ओपनिंग था? पहले क्लोजिंग था तो ओपनिंग बना। तो ओपनिंग आया पहले दुनिया में कि क्लोजिंग? पहले क्लोजिंग आया, ओपनिंग नहीं आया है। ओपन नहीं था ना पहले साल के शुरू में, कोई ओपनिंग स्टॉक था? पहले क्या था? तो फिर वो क्या बना? वेरी गुड। ये हालात हैं तेरे। तेरे कंसेप्ट नहीं सही हो सर, मैं साफ डाल है। अच्छा जी, 7 जनवरी को परचेज हुई, फिर 13 जनवरी को परचेज हुई, फिर 31 जनवरी को परचेज हुई, फिर सेल हुई। एडिशनल इंफॉर्मेशन, 100 यूनिट ऑफ 4,200 यूनिट्स परचेज ऑन 13 जनवरी 2016 वर फाउंड डिफेक्टिव एंड रिटर्न टू सप्लायर ऑन 28 जनवरी 2016। ये कौन सी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? ध्यान से, ध्यान से। 13 जनवरी 2016 है? ये सेल डन है? ये क्या है? ओके, पॉइंट नंबर 2, इन्वेंट्री काउंट कंडक्टेड ऑन 31 जनवरी 2016 रिवील डेट 4,820 यूनिट वर फिजिकली। ये क्या कहना चाह रहा है? मतलब वो आपसे क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहा है? ये ऊपर वाला डाटा कहाँ से लिया होगा? ये वाला डाटा कहाँ से आ रहा है? कंप्यूटर से आ रहा है। इसके तहत जब आप यूनिट्स निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक के, वो क्या आएंगे? ज्यादा आएंगे कि कम आएंगे? वो ज्यादा आएंगे, और ये कम है। तो उनको और इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? डिफेक्टिव यूनिट निकल आएंगे, डैमेज निकल आएंगे, शॉर्टेज निकल आएगी। नहीं समझ आ रही? डैमेज क्यों नहीं निकलेंगे? जो एक्सपायर्ड यूनिट होंगे वो क्यों नहीं मिलेंगे आपको? वो भी मौजूद होंगे। ये उसने कहा फिजिकली अवेलेबल। ये उसने क्या लिखा है?
फिजिकली अवेलेबल, वो डिफेक्टिव हैं, डैमेज हैं, एक्सपायर्ड हैं, जो कुछ भी हैं पड़े हुए हैं। जो नहीं पड़े हुए वो कौन से हैं? वो शॉर्टेज है, चोरी हो गया। और शॉर्टेज क्या होती है? तो कौन सा लॉस होता है? नॉर्मल लॉस होता है। कौन सा लॉस होता है? Abnormal। चोरी कभी नॉर्मल लॉस नहीं हो सकता। ठीक है जी, समझ लगी बात? अब करना क्या, सवाल में उसने मांगा क्या? वो कहता है प्रिपेयर इन्वेंटरी कार्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी अंडर परपेचुअल सिस्टम शोइंग क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट एंड वैल्यू अंडर फाइफो एंड वेटेड एवरेज मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन। आसान है, मुश्किल है? हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पार्ट बी, रिकॉर्ड जनरल एंट्री फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव। वो डेबिट क्रेडिट भी पूछ रहा है, लेकिन डेबिट क्रेडिट करते वक्त दिमाग में याद रखना है, आपने दो एंट्रियां पढ़ी हैं। कितनी एंट्रियां पढ़ी हैं? कौन कौन सी? पीरियोडिक की। और यहाँ पे एंट्री पास करते वक्त दिमाग में क्या होना चाहिए? परपेचुअल सिस्टम होना चाहिए। पीरियोडिक वाली कोई भी एंट्री पास नहीं करनी, नंबर कट जाएंगे। नहीं समझ आ रही? नहीं समझ आ रही? अच्छा, जब चीजें परचेज की हैं तो परचेजेस डेबिट। यहाँ पे चाहे वर्ड परचेज लिखा हो, हमने परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करना। कर दिया तो बस बात मई तक पहुंच जानी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਣੀ। ਜੁਲਾਈ ਆ ਲੱਗਿਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 26 27 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਯਾਰ कसम। हैं? अब बचे कुचे हैं, बच्चे नहीं है। और हो जाएगा सवाल। आसान है, मुश्किल है? हो जाना चाहिए बच्चों, ये आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। हौसला हौसला हौसला। अग लगी ਤੁਹਾਨੂੰ हट। एग्जाम्पल नंबर 20, मुल्तान ट्रेडर्स। मुल्तान ट्रेडर्स हेल्ड 200 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए वैल्यूड एट 175 ईच ऑन यकम दिसंबर 18। अब यहाँ पे बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है। ये वर्ड उसने क्यों लिखा है? क्या उसको कॉस्ट के स्पेलिंग नहीं आते थे? आते थे। तो ये फिर 175 क्या है? लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। अच्छा, ये 200 यूनिट 175 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकल आएगी? कौन सी इन्वेंट्री, ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग। दो बेटे मत थोड़े पे क्या निकलेगी? ओपनिंग निकलेगी। किन्ने क्या क्लोजिंग, किन्ने क्या क्लोजिंग? ਹੁਣ आवाज नहीं आनी। मुकर गए सारे, मुकर गए। ए कौम है कसम है। भाई तुम गलत क्या सही क्या आपने उथे तो कमेंट पे कायम रहो। मुकर जाते हो मगर। कसम ऑप्शन होंगी ना, तो फिर वो डिलीट हो चुका होंगे। यकम दिसंबर 18। ठीक है जी। तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री है? आई कि अब जानबूझ के दिसंबर का महीना यूज कर, ताकि आप दिसंबर का महीना फील होते ही आपको ये लगे कि यार क्लोजिंग की बात हो रही हो। समझ आ रही है? देखो, इतने ज्यादा कंसेप्ट है नहीं इस चैप्टर में। आई क्या फिर कंसेप्ट में आपको नहीं घुमा रहा होगा। किसमें घुमा रहा होगा? अंग्रेजी में घुमा रहा होगा, ये बात याद रखें। ठीक है। कैलकुलेशन में कोई मसला नहीं है, फाइफो कर सकते हैं, एक दो सवाल कर लें आपको समझ आ जाएगी फाइफो क्या है। वेटेड एवरेज कोई मसला नहीं है, आपको पता यार ये वर्किंग है, फिर ये वर्किंग कर ला। एनआरवी का भी पता चल गया यार, एनआरवी में क्या करना होता है। ये भी पता लगा कॉस्ट सेल प्राइस, एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी और वैल्यू।
वो टेबल भी समझ आ गया यार, इसमें ये कॉलम है, बनाएंगे, आंसर निकल आएगा। जो कुछ भी है कंसेप्ट सारे हमने पढ़ लिए। अब जो है एक्स्ट्रा सवाल कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि क्या क्या टेक्निकल बातें आई कैप कर सकता है पेपर। ठीक है जी। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू प्रोडक्ट ए हैव अकर ड्यूरिंग द दिसंबर 2018। 7 तारीख, महीना कौन सा है? जनवरी। कैसे पता लगा? ये 7 कौन सी है और कौन सी है? दिसंबर की है। ठीक है जी। अच्छा, क्या हुआ जी? परचेज 400 यूनिट फ्रॉम अल्फा ऑन क्रेडिट फॉर। हाँ जी। तो ये पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं, या 80,701 यूनिट की कॉस्ट है। कैसे पता लगा? ये 80,701 यूनिट की कॉस्ट है कि सब यूनिट की कॉस्ट है? ये कैसे पता चला? तो टोटल भी तो नहीं लिखी। 400 यूनिट्स फॉर दिस थियरी। तो ये पर यूनिट नहीं बता रहा। वो डियाना वाला सवाल याद है ना, पोर्शे गाड़ियां, एक लाइन में ईच है और एक लाइन में टोटल है, फिर अगली में ईच है फिर टोटल है। ये हरकतें हैं आई कैप की टोटल। अगर इन हरकतों को समझ लग गई आपको कि यार इसका क्या करना है, फिर मसला नहीं है। हजम शुद्ध। अल्फा गेव फर्दर 50 यूनिट एट नो कॉस्ट अंडर ए प्रमोशन। ये वाली बात भी कहीं पड़ी पड़ी सी लग रही है। चैरिटी, क्या ये चैरिटी है? ये चैरिटी नहीं है, ध्यान ना पढ़ लो। ये है वो धोखा। ये क्या कर रहे हैं? प्रमोशन। तो क्या हम इसको सदका कह सकते हैं? ये ज्यादती है। क्या आप कह सकते हैं कि इसका हमें आखिरत में कोई क्रेडिट मिलेगा? कोई चक्कर नहीं। क्यों? और समझ आ रही है? तो अगर आपने इसको चैरिटी एक्सपेंस लिखा, खड़े जाओगे। ये चैरिटी नहीं है। ये 13 फरवरी है, दिसंबर। सोल्ड 360 यूनिट ऑन कैश फॉर 72 हजार। ये 72 हजार क्या है? टोटल। इसको 360 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आवाज आवाज नहीं आई? 72 हजार को 360 पे डिवाइड करेंगे क्या निकल आएगा? कॉस्ट, एनआरवी पर यूनिट हमें चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए। लेकिन क्यों चाहिए? कहीं ना कहीं तो चाहिए। इनकम स्टेटमेंट में चाहिए बस, उससे पहले कहीं पे भी नहीं चाहिए। हाँ, एक और चीज भी हो सकती है। जब एनआरवी निकालनी हो, एनआरवी निकालनी हो, सबसे पहले क्या चीज चाहिए? एस्टिमेटेड सेल प्राइस। याद है? लेकिन एनआरवी निकालने के लिए तो हमें फ्यूचर की सेलिंग प्राइस चाहिए होती है। मैंने आपको बताया था अगर फ्यूचर की गिवन है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर फ्यूचर की गिवन नहीं है तो लेटेस्ट सेल प्राइस हम देखेंगे। तो समझ आ रही बात? बराबर। 16 मार्च, 16 दिसंबर। परचेज 500 यूनिट फ्रॉम ब्रावो ऑन क्रेडिट फॉर 89,000। हाँ जी। पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगी। एम टी ऑल्सो इनकर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 1580। इसका क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस क्यों? क्या क्या सोच रहे थे? एनआरवी की गल कर रहे थे हैं? अच्छा जी। और समझ लग गई है? सिस्टम कौन सा? सिस्टम की बात होगी ऊपर। कौन सा सिस्टम है? कहाँ लिखा है? दर फिटे मुत ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। क्या कौम है कसम है, इन्हों का की बनेगा। ये तो पिछले सवाल ਨੂੰ अगले सवाल तो अलहदा नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता। मेरे छोड़ना फिटर कितने तेरा? जा शाबाश, तू दूधू पी। नखट्टो जा ना। इतने मैं तुम्हें चलाना सिखा रहा।
कच्ची पक्की है, आहिस्ता आहिस्ता 4 महीने हो गए ने, किलो सेशन शुरू होया सी। हालात चेक आहिस्ता आहिस्ता की बनेगा ਤੁਹਾਡਾ कसम है। अंग्रेजी पढ़ते हैं तो कम से कम 14 साल हो गए, 14 साल हो गए ना, 14 साल अंग्रेजी। मैं भी तो कह रहा अंग्रेजी पढ़े तो 14 साल हो गए ना, हूं तो सीख जाओ। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। आमीन। देखो जुलाई में जो गर्मी पड़ेगी ना वो सब खोल देगी, दिमाग थोड़ा सा उबल के बड़ा हो जाएगा, फिर सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। अच्छा जी, सोल्ड 440 यूनिट फॉर 92,400 ऑन क्रेडिट टू चार्ली। यहाँ पे अल्फा आ रहा है, यहाँ पे ब्रावो, यहाँ पे चार्ली, ये लादा इकट्ठे ही रहने पे ना। टू अवेल 5% डिस्काउंट ऑन अर्ली पेमेंट, चार्ली पेड द अमाउंट ऑन 24 दिसंबर 2018। ये कौन सा डिस्काउंट है? सेटलमेंट डिस्काउंट है। कैसे पता चला? अर्ली पेमेंट में जो डिस्काउंट होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट की क्या निशानी होती है? वो एट द टाइम ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कि जिस वक्त चीजें बेच रहे हो उसी वक्त डिस्काउंट की बात हो जाए तो वो कौन सा डिस्काउंट है? और जिस वक्त पैसे दे रहे हो तब जाके आप असलियत दिखाएं तो वो कौन सा डिस्काउंट है? 25 तारीख को क्या हुआ? ये 25 कौन सी है? मई की? दिसंबर। परचेज 350 यूनिट फ्रॉम डेल्टा ऑन क्रेडिट, डेल्टा ऑफर्ड डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन। ये डिस्काउंट हमें मिल रहा है या हम दे रहे हैं? ये डिस्काउंट हमें मिल रहा है। ओके, ऑफ ₹200 पर यूनिट इफ एटलीस्ट 250 यूनिट्स वर परचेज्ड। ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? हम कितने यूनिट ले रहे हैं तो क्या हमें डिस्काउंट मिल जाएगा? क्यों मिल जाएगा? 250 यूनिट पे डिस्काउंट था ना, हम तो 350 ले रहे हैं। ये कौन सा डिस्काउंट है? ये ट्रेड डिस्काउंट। कैसे पता लगा? कैसे पता चला ये ट्रेड डिस्काउंट है? एट द टाइम ऑफ परचेज हमें भी पता है, उसको भी पता है कि डिस्काउंट मिलना ही मिलना। इसमें अंदाजा लगाने की जरूरत है। याद है वो सेटलमेंट डिस्काउंट में 4 अंदाजे थे, कि सेलर को लगता है कि वो लेट पेमेंट करेगा और वो पहले पेमेंट कर दे, सेलर को लगता है कि वो जल्दी पेमेंट करेगा और वो लेट पेमेंट कर दे, सेलर को लगता है वो जल्दी पेमेंट करेगा और वो जल्दी पेमेंट कर दे, और सेलर को लगता है कि वो लेट पेमेंट करेगा और वो लेट गया। याद है 4 सिनेरियो पड़े हमने। वो जो लगता है वो किस डिस्काउंट के ऊपर लगता है? तो सेटलमेंट की बातें हो रही थी, ट्रेड की बातें, क्योंकि ट्रेड के सिनेरियो में लगता वाला चक्कर कोई नहीं, उसमें दोनों को पता होता है कि भाईजान डिस्काउंट है, बाय वन गेट वन फ्री। आप ऐड देखते हो, ऐड देखने के बाद दुकान पे जाते हो तो ये कौन सा डिस्काउंट है? ये उसको भी पता है और आपको भी पता है। फ्लैट 50% ऑफ, ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट है। क्यों? आपको भी पता है, उसको भी पता है। ये जो प्रोबेबिलिटी वाला चक्कर है कि लगता है कि ऐसा हो जाएगा, ये लगता किसके चक्कर में है? ये सेटलमेंट डिस्काउंट। हजम शुद्ध। अच्छा, डेल्टा आल्सो ऑफर्ड 2% डिस्काउंट इफ पेमेंट वाज मेड विद इन 10 days। ये कौन सा डिस्काउंट है? सेटलमेंट। एम टी एक्सपेक्ट्स टू पे इन, तो क्या हम जल्दी पे करने का इरादा रखते हैं? नहीं, तो हम ये डिस्काउंट नहीं अवेल कर पाएंगे। याद है सप्लायर की सूरत में हमने 2 सिनेरियो पढ़े थे, 4 नहीं पढ़े थे। बात सुन लगी कि नहीं लगी? अगर हम माल ले रहे हैं, हम माल ले रहे हैं, बेच नहीं रहे, तो फिर हमारे नजदीक 2 सिनेरियो बनते हैं। या तो हमने जल्दी पेमेंट करनी है या हमने लेट पेमेंट करनी है।
हमारे सिनेरियो में 4 सिनेरियो नहीं बन सकते। बेचने वाला 4 सिनेरियो रिकॉर्ड करेगा, लेकिन खरीदने वाला 2 रिकॉर्ड करेगा। हम खरीदने वाले हैं कि बेचने वाले हैं? हैं? दूंगी क्या? 27 जुलाई, दिसंबर। 30 units were found in unsaleable condition and were removed from the inventory। ये कौन से यूनिट्स हैं? डैमेज। क्या ये चोरी शुदा यूनिट्स हैं? ये चोरी शुदा नहीं है। क्यों बोला? कैसे पता लगा ये चोरी शुदा नहीं है? चोरी शुदा पड़े होते हैं बोला। क्या आप कह सकते हैं सर ये देखे यूनिट्स, यूनिट्स नजर तो नहीं आ रहे सर, ये सेलेबल कंडीशन में नहीं है ना, इसलिए नजर नहीं आ रहा। कैसे कह सकते हैं? नहीं भाई, जो नजर ही नहीं आ रहे उसके ऊपर तो बात ही नहीं होगी कि कंडीशन कैसी है। वो तो गए। नहीं समझ आ रही बात? अच्छा जी, अगला पॉइंट। 28 तारीख को, ये 28 कौन सी, अगस्त, दिसंबर। सोल्ड 300 यूनिट ऑन कैश फॉर 61,000। एम टी इनकर्ड कॉस्ट ऑफ 1600 फॉर डिलीवरी। ये क्या है? और ये क्या है? ये कौन सी ट्रांसपोर्टेशन है? ये कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट लॉस में किस लोकेशन पे? कौन सा एक्सपेंस? लोकेशन, लोकेशन ऊपर से लेके नीचे तक इनकम स्टेटमेंट दिमाग में लेके आओ। ये 1600 कहाँ आएगा? एडमिन एक्सपेंस। उसके नीचे कौन सा एक्सपेंस होता है? सेलिंग एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस होता है? ये सेलिंग एक्सपेंस। हजम शुद्ध। एम टी फॉलो वेटेड एवरेज मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अच्छा जी, अब बच्चों सारा सवाल हमने पढ़ लिया। उसने हमें कोई नहीं बताया कि ये परपेचुअल से करना है या पीरियोडिक से करना है। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। प्रिपेयर इन्वेंट्री लेजर कार्ड, आगे कुछ भी ना लिखा हो तो बच्चों सिर्फ इतना ही लिखा हो प्रिपेयर इन्वेंट्री लेजर कार्ड, तो क्या मतलब है? परपेचुअल। क्यों? कार्ड बनता ही कहाँ पे है? बात तो लगी ना लगी? अगर आपके कंसेप्ट मजबूत हो जाएंगे ना, यकीन मानो, तो आपको पता चलेगा कि आई कैप आप पे एहसान करता है। कैसे? कि यहां तक आपको बात समझ आ गई थी कि कौन सा सिस्टम है, यहां पे बात समझ आ गई थी, लेकिन आई कैप ने फिर भी बताया है नीचे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। उसने फिर भी बताया। अगर वो चाहता तो यहां पे फुल स्टॉप लगा सकता। अगर उसे सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों को पास करना हो ना, जिनके कंसेप्ट बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो यहाँ पे प्रिपेयर इन्वेंट्री लेजर कार्ड के बाद फुल स्टॉप लगा देता। तो बात समझ आ गई कि नहीं आएगी? लेकिन वो कहता है कि नहीं यार, सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे पास ना हो, एवरेज वाले भी पास हो गए। तो फिर भी वो उनको मौका दे रहा है। वो बता रहा है कि सिस्टम कौन सा है। मैंने तो आपको बताया कि कार्ड बनता ही कहाँ पे है, बात ही खत्म होगी। लेकिन आयका कहता है नहीं यार, हो सकता है किसी को पता ना हो कि लेजर कार्ड कहाँ पे बनता है। उस दिन उसने छुट्टी की है, तो उसका भी हक है कि मार्च में ही पास हो जाए, मई तक ना ही बात जाए। तो फिर भी बता रहा है कि सिस्टम कौन सा है, परपेचुअल। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आपको लगेगा कि यार ये बात आई का ना भी बताता तो हमें पता तो चल ही गई थी। तो बात हो जाएगी नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा है, तो वो आपके लिए नहीं बता रहा, वो उनके लिए है जिनको पता नहीं चली थी, जिन्होंने क्लास में को फुटा छोटा मारा था। समझ आई है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर भी पास नहीं होते, क्योंकि हालात उनके उससे भी गए गुजरे होते हैं। पॉइंट नंबर बी, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर दिसंबर 2000। इसमें क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है? सेल। सेल में क्या क्या आता है? सेल माइनस सेल रिटर्न माइनस डिस्काउंट अलाउड, फाइनल होगी सेल की वैल्यू। अब लेस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या क्या आएगा? परचेज, ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज। तो लाइट बंद कर लो।
कैमरे की लाइट ऑन है, सेटिंग नहीं आ रही। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस के प्लस, माइनस क्या, परचेज रिटर्न, और कैरेज इनवर्ड प्लस के माइनस, प्लस, और डिस्काउंट रिसीव माइनस, और फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस। तो क्या हो जाएगा फाइनल कॉस्ट ऑफ सेल। फिर उसको क्या करेंगे, सेल में से माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा। तो क्या ये मुश्किल सवाल है बच्चों? मैंने सारा सवाल आपके साथ डिस्कस कर लिया, सारा सवाल डिस्कस कर लिया है कि घर जाके अगर आप करें तो आपको सारी बातों का मतलब पता होगा। क्या ये दो सवाल हो जाने चाहिए? बच्चों याद रखो, सबसे ज्यादा टाइम हमने इन चैप्टर में से किस पे लगाया है, इन्वेंट्री पे लगाया है। डेप्रिसिएशन पे भी इतना टाइम नहीं लगाया हमने, बैड डेट्स पे भी इतना टाइम नहीं लगाया, इन्वेंट्री पे सबसे ज्यादा टाइम लगा हमारा। तो जो होन भी थोड़ी इन्वेंट्री गलत होए। ठीक है जी, चलो शाबाश, जाके ट्राई करो।